आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 5 दिनों से मेरे दोस्त के दादाजी की तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी और आज दोपहर ही उनका दुखद देहांत हो गया। मेरा दोस्त विजय अपने दादाजी से काफ़ी जुड़ा हुआ था और दादाजी के गुजर जाने के उपरांत उसे बहुत बुरा सदमा लगा था। मैं भी उसके घर पर था, उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते लोग आते गए और दोपहर शाम में तब्दील हो गई, मगर मेरे दोस्त के चाचा वो अभी तक नहीं आए थे। दरअसल वो यहाँ इस गांव में नहीं रहते थे और उस जमाने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था, जिस कारण उन्हें जाकर बताना पड़ेगा। यही मेरे दोस्त के पिताजी सुमेर काका ने हमसे कहा, तो सुमेर काका को बिना किसी अगर मगर में उलझाए मैं विजय हम दोनों साइकिल लेकर उसके चाचा के गांव यानी भक्तिगढ़ की तरफ निकल पड़े। हमारे यहाँ से भक्तिगढ़ गांव काफ़ी दूर था। जाहिर सी बात है पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, मगर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, जिस वजह से हम साइकिल चलाकर आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे दोपहर शाम में तब्दील हो गई और सूरज की तेज रोशनी को शाम के गहरे अंधेरे ने निगल लिया। मैं और विजय बारी बारी करके साइकिल चला रहे थे। जब विजय थक जा रहा था तब मैं चला रहा था और जब मैं थक जा रहा था तब विजय। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता और शाम में तब्दील हो गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था रास्ता उसी तरह से और भी ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। रास्ते पर अब दूर दूर तक कहीं कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे और विजय हम दोनों को ही अब थोड़ी थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी, क्योंकि रास्ता जंगल का था। ऊपर से उन दिनों गांव देहातों में बिजली वगैरह भी नहीं आई थी। तो मैं और विजय हम दोनों अपने साथ एक एक टॉर्च लेकर निकले थे। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर हमें कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी हम साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से एक जोरदार आवाज़ के साथ साइकिल का पिछला टायर फट गया। एक तो ये सुनसान रास्ता, ऊपर से ये टायर का फट जाना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। तभी मैंने विजय से कहा, यार तेरे चाचा का घर और कितना दूर है? इस पर विजय बोला, अब ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है शायद। इस पर मैंने कहा, तू जानता है ना रास्ता, चल पैदल ही चल लेंगे थोड़ा। जिसके बाद हम दोनों साइकिल को धक्का देकर ही अपनी मंजिल यानी भक्तिगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात अब और भी ज़्यादा घनी हो चुकी थी। समय का ठीक ठाक पता तो नहीं था, मगर आधी रात का समय हो रहा होगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विजय एकदम से रुकते हुए बोला, भाई रुक, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इस पर मैंने कहा, क्या गलत रास्ते पर जा रहे हैं? मतलब तू रास्ता नहीं जानता क्या? इस पर विजय बोला, भाई मैं काफ़ी साल पहले आया था यहाँ पर, रास्ता भूल गया हूँ। इस पर मैंने कहा, तो अब क्या करेंगे? इस पर विजय बोला, रुक थोड़ा याद करने दे। इतना बोलकर विजय वहीं पास ही में एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। चूँकि मैं भी काफ़ी थक गया था, जिस कारण मैं भी उसके बगल में ही बैठ गया। विजय दिमाग पर जोर डालकर याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शायद वो याद नहीं कर पा रहा था। अभी हम लोग वहाँ बैठे बैठे सही रास्ते का पता लगा ही रहे थे कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ठीक हमारे पीछे से आ रही थी और किसी बुजुर्ग आदमी की खरखराई सी आवाज़ थी, जिस पर मैंने पीछे पलटते हुए विजय से कहा, यार कोई आवाज़ आ रही है। तो पाया कि हमसे कुछ दूरी पर एक आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। तो विजय ने कहा,
चल उनसे रास्ता पूछते हैं, शायद वो बता पाए। जिसके बाद हम दोनों उठकर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ जाने लगे। चलकर हम उस बुजुर्ग आदमी के पास गए। उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से शॉल से ढका हुआ था। खैर हमने पूछा, चाचा ये भक्तिगढ़ का रास्ता कौन सा है? इस पर कुछ देर चुप रहकर उस आदमी ने कहा, सही रास्ते पर हो, चलते जाओ। उस बुजुर्ग आदमी की आवाज़ हमें थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। खैर राहत की बात तो ये थी कि हम सही रास्ते पर थे, लिहाजा हम वापस साइकिल की तरफ जाने के लिए पीछे पलटे। तभी विजय बोला, यार इन्हें शुक्रिया बोल देना चाहिए। ये बोलकर विजय पीछे पलटा, मगर अब पीछे कहीं कोई आदमी नहीं था। अगर कुछ था तो बस वो शॉल। विजय ने भागकर जाकर उस पड़े हुए शॉल को हाथों में उठाया और बोला, ये तो दादाजी की है। तब मुझे याद आया कि वो आवाज़ जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी। हम लोग चलकर वापस अपनी साइकिल के पास आए तो साइकिल का टायर अब ठीक हो गया था। इसका मतलब वो विजय के दादाजी की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। उस दिन सुबह से ही सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक तो बारिश के चलते मैं काम पर नहीं जा पाया, ऊपर से पूरे गांव में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। और मौसम का तो ये हाल था कि दिन है या रात घड़ी देखे बिना बता पाना मुमकिन नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी ही नजर आ रहा था। घर पर मैं अकेला था। दरअसल बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। खैर पलंग पर बैठे बैठे मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। और पिछले 2-3 घंटों से मैं यही कर रहा हूं। अभी मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा इस वक्त, यही सोचते हुए मैं पलंग पर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने जब दरवाजा खोला तो पाया कि सामने दूध वाले का बेटा खड़ा है। मैंने उससे चौंकते हुए पूछा, क्या वो छोटू, पापा कहाँ हैं? इस पर छोटू ने जवाब दिया, वो क्या है कि पापा की तबीयत खराब है। तो इस पर मैं बोला, ओ, अगर रात बिरात मेरी जरूरत पड़े तो बस एक फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने छोटू से दूध लिया और दूध को किचन में रखकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। दरअसल मैंने छोटू को ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक वक्त पर छोटू के पिताजी ने मेरी बहुत मदद करी थी। खैर घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, बंद नहीं। मन किया एक कप चाय पिया जाए, लिहाजा मैं किचन में गया और चाय बनाने लगा। चाय बनते ही मैं कप लेकर अपने कमरे में आ गया। बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, एकदम घना अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। खैर कुछ ही घंटों में रात हो गई। लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि घर के भीतर मैंने एक मोमबत्ती जला रखी थी, मगर वो काफी नहीं थी। अब ऐसे में खाना बनाना तो नहीं हो सकता था, तो मैंने सोचा कि आज भूखा ही सो जाऊंगा। वैसे भी एक वक्त का खाना नहीं खाने पर कोई नहीं मरता, लिहाजा मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया। और कमाल की बात तो ये थी कि बहुत जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर सोया रहा,
मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरा फोन बज रहा था। मैंने आंख मीचते हुए अपना फोन देखा तो दूध वाले छोटू के पिताजी का फोन था। मैंने फोन उठाया तो उधर से छोटू बोला, चाचा पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप जरा आ जाइए ना। इस पर मैं बोला, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम घबराओ मत। इतना बोलकर मैंने फोन रखा और दरवाजे पर ताला मारने के बाद साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते पर जितनी खामोशी थी उतना ही अंधेरा भी था। वो तो अच्छा हुआ कि निकलते वक्त मैंने एक टॉर्च रख लिया था। खैर धीरे धीरे साइकिल चलाकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। उस गुप अंधेरे में टॉर्च की रोशनी कुछ हद तक ही मुझे रास्ता दिखा पा रही थी। खैर 2-3 बार कीचड़ में फंसने के बाद जैसे तैसे मैं छोटू के घर पहुंचा। उसके पिताजी को बहुत तेज बुखार था। तभी मैंने छोटू से पूछा, डॉक्टर को बुलाया तुमने? इस पर छोटू बोला, नहीं, डॉक्टर त्रिवेदी को फ़ोन किया था, मगर इस कीचड़ में वो आने को तैयार ही नहीं है। इस पर मैं बोला, रुको मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर त्रिवेदी को। फिर मैं साइकिल लेकर डॉक्टर त्रिवेदी के घर पहुंचा। पहले तो उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया, मगर बहुत बार हाथ पैर जोड़ने के बाद वो तैयार हो गए। फिर मैं उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर छोटू के घर ले आया। उन्होंने छोटू के पिताजी को कुछ दवाइयाँ खिलाई और फिर बोले, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, चलो मुझे घर छोड़ दो। फिर मैंने डॉक्टर साहब को अपनी साइकिल पर बिठाकर उन्हें घर छोड़ दिया। मगर मैं जब डॉक्टर साहब को छोड़कर वापस लौट रहा था तब उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, संभल कर जाना, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मैंने उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और साइकिल लेकर सीधे बढ़ने लगा। रास्ता एकदम सुनसान था, जिस पर मेरा ध्यान अभी गया क्योंकि भागा दौड़ी के दौरान मैंने इन सब चीज़ों पर उतना गौर ही नहीं किया था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी साइकिल की टायर पर कुछ फंस रहा हो। मैं साइकिल रोककर पीछे मुड़ा तो पाया कि साइकिल के पिछले चक्के में किसी के बाल फंसे हुए हैं। देखने से तो वो बाल किसी औरत के लग रहे थे। खैर मैंने उतना तवज्जो नहीं दिया और चुपचाप साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी थी। खैर मैं साइकिल चलाकर सीधे अपने घर पहुंचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मगर मुझे अच्छे से याद है कि निकलते वक्त मैं ताला मारकर निकला था। एक पल को तो मैंने सोचा कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई, मगर दूसरे ही पल मैं जब घर में दाखिल हुआ तब मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि घर के भीतर मेरे कमरे में मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने चौंकते हुए अपनी पत्नी से पूछा, तुम अभी कैसे आई और बच्चे कहाँ हैं? इस पर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, अरे वो ट्रेन लेट थी और बच्चों को माँ ने कुछ दिनों के लिए अपने पास ही में रख लिया। इस पर मैं बोला, अच्छा ठीक है, पर मुझे बोल दिया होता मैं आ जाता स्टेशन। फिर हम दोनों पलंग पर ही लेट गए, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी मैं सोने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरी पत्नी पलंग पर से उठकर कहीं जा रही थी। मैंने कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर के मेन दरवाजे से होकर बाहर चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए ये बाहर क्यों जा रही है।
मैं भी झटपट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दबे पैर घर से बाहर निकल गया तो मेरी पत्नी उस ओर जा रही थी जिधर से अभी थोड़ी देर पहले मैं लौटा था। जहन में उमड़ते सवालों को लेकर मैं अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले जा रहा था। मैं उसे आवाज नहीं दे रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी पत्नी बहुत लंबे लंबे कदम उठा रही है, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। चलते चलते अब मेरी पत्नी और मैं उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां डॉक्टर साहब को छोड़कर आते वक्त रास्ते में मेरी साइकिल के पिछले चक्के में किसी औरत का बाल फंस गया था। तभी मेरी पत्नी रास्ते के किनारे वाले जंगलों में घुस गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी जंगलों में और अंदर जा रही है। बिना किसी अगर मगर के मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। तभी मुझे मेरे से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पेड़ के ऊपर 2-4 औरतें बैठी दिखी। उन औरतों का चेहरा इतना भयानक था कि मेरे बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी पत्नी को देखने लगा। मेरी पत्नी पेड़ के पास गई और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरा पूरा बदन कांप गया। मेरी पत्नी उस पेड़ पर चलकर उन बाकी औरतों के पास जाकर बैठ गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई इंसान पेड़ पर कैसे चल सकता है? मगर दूसरे ही पल जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो मुझे सारा मामला समझ आ गया, क्योंकि अब उस औरत का चेहरा पूरा बदल चुका था। वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि कोई और थी। उसका भी चेहरा एकदम भयानक हो गया था। उन सभी औरतों के खुले लंबे बाल इतने घने और लंबे थे कि पेड़ के ऊपर से नीचे जमीन तक आ रहे थे। मैं डर गया और इस कदर डर गया कि मैं अपने पैर तलक उठा नहीं पा रहा था। मगर फिर भी जैसे तैसे मैं वहां से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया। तब उसने बताया कि वो अपने मायके में है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र गांव के पंडित जी से किया तब उन्होंने बताया कि दरअसल वो औरत एक डायन थी जिसका बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंस गया था। डायन के बालों में ही उसकी जान बसती है, इसलिए वो मेरी पत्नी का रूप लेकर मेरी साइकिल के चक्के से अपना बाल छुड़ाने आई थी, क्योंकि डायन अपने बालों को इधर उधर नहीं छोड़ती। और उस पेड़ पर बैठी बाकी औरतें भी डायन थी। पंडित जी से ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया, मगर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंसा कैसे। खैर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से 15 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, मगर इस घटना के बाद से मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। इस घटना ने मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह बना ली जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका, और आज भी उस घटना को याद करके मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने फोन देखा तो उस पर मामा जी का कॉल आ रहा था। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही मामा जी ने कहा, सोनू, परसों हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो तू चलेगा हमारे साथ? असल में मैं जब अगली बार नानी के घर गया था तो मामा जी को बोलकर आया था कि इस बार पिकनिक मनाने आप लोगों के साथ मैं भी जाऊंगा। इस पर मैंने कहा, हाँ मामा जी, मैं जाऊंगा, मैं कल ही वहां आता हूं। पूरी बात हो जाने के बाद मैंने फोन रख दिया, जिसके बाद मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई
और कल निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि कल मेरे ऑफिस में थोड़ा काम तो था, तो मैंने तय किया कि मैं कल शाम वाली बस से नानी घर जाऊंगा। फिर अगले दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस के सारे कामों को निपटाकर दोपहर के 3 बजे मैं अपने घर पहुंचा। भले की बात तो ये थी कि मैंने कल रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी, तो अभी मुझे उतना कुछ करना नहीं था। मैं जल्दी से रेडी हुआ और घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलता बना। मेरा घर बस स्टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं 20 से 25 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पहुंच गया, जहां मुझे पता चला कि गांव जाने की बस शाम के 5 बजे की है और अभी वक्त हो रहा था शाम के 4:30 बजे का। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मुझे आधा घंटा इंतजार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद आधा घंटा इंतजार करने पर बस आकर लग गई। बस के आते ही मैं बस में चढ़कर बैठ गया। मेरे यहाँ से गांव करीब 5 घंटे का सफर था, तो मैं रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुंच जाऊंगा। बस में बैठने के 10 मिनट बाद ही बस खुल गई और खुलने के साथ ही बस ने काफी रफ्तार भी पकड़ ली। कुछ देर बस चलने के बाद आसमान पर दिन के उजाले की जगह रात के अंधेरे ने ले ली। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, और तो और कड़कड़ाती ठंड का असर अब हमें साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। रात के 8 बजे आधी रात की तरह मालूम हो रहा था। खैर, 2 घंटे और बस चलने के बाद ठीक रात के 10 बजे मैं अपनी गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो बस से उतरते ही आसपास के माहौल को देखकर मैं काफी हैरान हुआ, क्योंकि उस पूरे बस स्टॉप पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई आदमी दिख रहा था और न ही एक भी बस, यहां तक कि दूर दूर तक कोई दुकान भी खुली हुई नजर नहीं आ रही थी। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, दिन के वक्त तो यहाँ कितना चहल पहल रहता है, मगर रात को देखो सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ है। क्या पता मुझे घर जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। ये सोचते सोचते मैं बस स्टॉप से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज्यादा सुनसान था। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मानो ये जगह इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बाहर निकलते ही मैं इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगा। इधर उधर नजर घुमाने पर मुझे कुछ आगे एक ऑटो खड़ा दिखा। उस ऑटो को देखकर मैं काफी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर घर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं चलकर उस ऑटो के पास गया तो वहां एक ऑटो वाला ऑटो के अंदर बैठा हुआ था। तो मेरे वहां पहुंचते ही उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? उस ऑटो वाले की ऑटो काफी टूटी फूटी सी थी, मगर मुझे उससे क्या, मुझे थोड़ी उसकी ऑटो खरीदनी है। मुझे तो बस घर जाने से मतलब है। तो इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब मुझे बंगलापुर गांव जाना है, आप चलोगे क्या? तो इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ बैठिए, क्यों नहीं चलूंगा। उस ऑटो वाले के इतना बोलते ही मैं उसकी ऑटो में बैठ गया। जिसके बाद ऑटो वाले ने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। रास्ता इतना सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था कि ऑटो की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के आगे काफी कम पड़ रही थी। गांव का इलाका होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना कि सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपको ठीक से नजर तो आ रहा है ना? इस पर उस ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई साहब आप चिंता मत करिए, मुझे सब ठीक से नजर आ रहा है। इतना बोलकर उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। ठंड के कारण मैं पीछे वाली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। यहाँ से मेरा नानी घर आधे घंटे की दूरी पर था, तो अभी आधा घंटा मुझे और ठंड से जूझना पड़ेगा।
ये सोचकर अभी मैं चुपचाप बैठा ही था कि तभी अचानक उस ऑटो वाले के सर से खून टपकने लगा। तो उस ऑटो वाले के सर से खून टपकता देख मैं काफी हैरान हो गया और मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब, आपके सर से तो खून टपक रहा है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, वो भाई साहब, कुछ देर पहले मेरी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे थोड़ी चोट आई और देखिए ना, ऑटो भी कितना टूट फूट गया है। जिसके बाद हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। अब काफी रात हो चुकी थी, मगर आगे बढ़ते वक्त मेरे जहन में एक ही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर इस आदमी को इतनी चोट लगी है तो ये ऑटो क्यों चला रहा है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब, आप घर क्यों नहीं चले जाते? आपको काफी चोट आई है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, अब मैं घर नहीं जा सकता। उस आदमी की ये बात मुझे काफी अजीब लगी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक ऑटो दिखा जो कि पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरा हुआ था और साथ ही उस ऑटो के बगल में एक आदमी भी गिरा हुआ था। लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख नहीं पा रहा था। तो इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, भाई साहब, गाड़ी रोकिए, लगता है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ये बोलने पर उस ऑटो वाले ने पहले पहले तो मना कर दिया, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गया। फिर हम ऑटो से उतरकर जमीन पर गिरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। मैं आगे आगे चल रहा था और वो ऑटो वाला पीछे पीछे। हम चलकर जमीन पर गिरे उस आदमी के पास पहुंचे तो वो आदमी जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उस आदमी के आसपास काफी ज्यादा खून फैला हुआ था। लिहाजा मैंने उस आदमी का चेहरा अपनी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि जमीन पर पड़े उस आदमी का चेहरा और उस ऑटो वाले का चेहरा एक ही था। ये देखकर मैंने जब अपनी निगाहें अपने पीछे खड़े उस ऑटो वाले की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब उस ऑटो वाले का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उस ऑटो वाले का चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसी वक्त मेरी मौत हो गई थी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी थी और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी मेरे ऊपर किसी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी। तो उस हेडलाइट के थोड़ा करीब आते ही मैंने देखा कि वो एक कार चलकर मेरी ही तरफ आ रही है। उस कार को देखकर वो भूत और उसका ऑटो हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर उस कार वाले के पास गया और उससे मदद मांगी, जिसके बाद उस कार वाले ने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।